सो हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हो आप। आज हमारा जो है जैसे बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर है। तो आज देखो मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर ही, जो बहुत बेसिक पॉइंट है। और एक बार हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हमें क्या क्या सीखना है, क्यों सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको पहले अपना सिलेबस दिखाते हैं, हम सिलेबस दिखा दूँ आपको कि हमें करना क्या क्या है इसमें। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख भी रखी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ऊपर स्लाइड हो। तो देखो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है, कोर्स टाइटल, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, यूजिंग सी प्लस प्लस। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है एक स्ट्रक्चर है, मतलब हम इसको एक समझ लो, एक ढांचा समझ सकते हो। कौन कौन सी उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिट हो सकती है और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर ये फिट हो सकता है। तो सी प्लस प्लस है, जावा है, फिर उसके बाद अपना पाइथन है, इसमें भी ये सब चल जाता है। क्योंकि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है करंट में, वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। अभी आपको जावा में पढ़ना है, पाइथन में पढ़ना है, तो यहाँ पे अगर इसके फंडामेंटल्स आप क्लियर करोगे तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पे सब्जेक्ट का एब्रिवेशन है। फिर उसके बाद हमारे पास ये 200 मार्क्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमारा टारगेट है जो थ्योरी के मार्क्स है वो आउट ऑफ आउट लेने हैं, और कॉलेज से कुछ भी करके आपको 90 प्लस लेना ही लेना है। ओके, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, यहाँ पे आप 30-30 ले रहे हो, तो 90 प्लस उनको देना ही देना पड़ेगा, 23 करके। ओके, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड। तो यहाँ पे हम अपना सिलेबस देख लेते हैं एक बार। हमें पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमें उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल जैसे कि इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, जो उसके पिलर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, वो हमें देखना है। क्लास ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम्स देखते हैं, कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्टर देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर कैसे वो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है, कैसे हम उसको कॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ देखना है। फिर डिस्ट्रक्टर देखना है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है डिस्ट्रक्टर के ऊपर। फिर उसके बाद है एक्सटेंडिंग क्लास यूजिंग इनहेरिटेंस। हमें इनहेरिटेंस देखना है, इसके ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आता ही आता है। वर्चुअल बेस क्लास, एट्रीब्यूट, कंस्ट्रक्टर एंड डिराइव्ड क्लास, ये सारे पॉइंट्स हैं। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल में कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। पॉइंटर एंड पॉलीमॉर्फिज्म है हमारे। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मल्टीपल काम करने वाला एक ही पर्सन, जैसे आप घर में हो, आप स्टूडेंट हो, अगर कॉलेज में जाओगे स्टूडेंट हो, घर में हो किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, ऐसे आप मल्टीपल हो। जैसे ट्यूशन में जाते हो तो आप एक स्टूडेंट बन जाते हो, या फिर आप जैसे आप जहाँ जहाँ जाते हो आपके वैसे वैसे चेंजेस होने लगते हैं। दैट्स कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉइंटर आपको पता है, सी में आपने पॉइंटर पढ़ा होगा, जो कि एक वेरिएबल, एक टाइप का वेरिएबल है जो स्टोर करता है अनदर टाइप ऑफ एड्रेस। फिर उसके बाद फाइल ऑपरेशंस है, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है, और सारे कॉलेजेस वाले ये चैप्टर को छोड़ ही देते हैं। ओके, तो हम ये सारा कवर करने वाले हैं, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और ये 100 आउट ऑफ 100 स्कोर होके रहेगा, क्योंकि जो 30 का तो आपको आपके कॉलेज वाले क्वेश्चन बैंक देंगे, और 70 का मैं दूंगा, और उसी में से आएगा। ओके, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का है, सिर्फ इसके लिए रेफर करना है आपको ASEQP। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हमारा, जो जिसमें से 50 प्लस की हम गारंटी देते हैं, और आता 60 प्लस ही है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ अपनी पीपीटी की ओर। देखो मैं आपको बहुत ज़्यादा ओवरव्यू देने वाला हूँ बस, यहाँ पे हम डिटेलिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ से पिलर्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि इसमें क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में जब इसके पॉइंट्स आएंगे तब और डिटेल में देखेंगे। ओके, तो अब आज हम पढ़ने वाले ओपी क्या है देखो इसका एक ओवरव्यू है। जैसे कि सी लैंग्वेज थी पहले, फिर जावा, पाइथन आई, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेजेस आते गए। ओके, अब प्रोग्रामिंग इसको कह सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हो आप। जैसे कि पहले 50s में पास्कल थी, फिर उसके बाद सी लैंग्वेज आई 70s 80s में, फिर 80s प्लस में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई। अब डेफिनेशन क्या थी, जो पॉप हम यूज करते थे, सी, पास्कल, फोर्टनाइट, फॉर्ट्रेन। ओके, ये जैसी लैंग्वेजेस थी। पास्कल तो बहुत फेमस है। फिर इसके बाद जो ये लैंग्वेजेस थी, ये जो 70s और 80s के मिड में आई, इसमें क्या था, सिर्फ फंक्शन बेस्ड थी। आप सी पढ़े हो, सी में फंक्शन पढ़े हो, सी में आप क्लास ऑब्जेक्ट पढ़े थे क्या? नहीं, वो ओल्ड लैंग्वेज थी, उसमें सिर्फ फंक्शंस चलते थे। ओके, अब इसमें क्या था, देखो फंक्शंस था, प्रोसीजर था, टॉप से डाउन अप्रोच था। जैसे यहाँ से वाइड मेन लिखा आपने, आप यहाँ से वाइड मेन लिख के स्टार्ट कर रहे हो, या ऊपर से आप हैश इंक्लूड लिखते हो, उसके नीचे आप वाइड मेन, ये सारी चीजें लिखते हो। तो आप वहां से स्टार्ट करते हो, नीचे डाउन आते हो, टॉप, आप ऊपर से नीचे आते हो। दैट्स कॉल्ड एज टॉप डाउन प्रोग्रामिंग डिजाइन।
फिर उसके बाद आप डेटा शेयर नहीं कर, ग्लोबल डेटा शेयर है, मतलब उसके अंदर देखो आप कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, किसी भी फंक्शन में जाके आप उसको कॉल कर रहे हो, कहाँ पे भी कॉल कर रहे हो, ये कोई भी एक्सेस हो रहा है, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका डेटा जो है सिक्योर भी नहीं है, मतलब आप ग्लोबली डेटा को कहाँ कहीं से भी एक्सेस कर रहे हो। फिर उसके बाद सिक्योरिटी नहीं है इसकी वजह से ही। फिर उसके बाद सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप, एक होने के बाद दूसरा। फिर उसके बाद लिमिटेशन, जैसे बताया डेटा की सिक्योरिटी नहीं हो पा रही यहाँ पे, क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि डेटा को है हम सारे पब्लिक रख रहे हैं, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद लार्ज प्रोजेक्ट इशू, मतलब बड़े प्रोजेक्ट नहीं बना सकते ना, मतलब उसके अंदर क्या है, सिर्फ फंक्शन ही तो है। अब वो फंक्शन को कितने बार आप कॉल करोगे, फिर वो सिर्फ एक ही है जिससे हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कर रहे हैं, वो भी हो के बहुत कम होता है। इसलिए इसको जो है ना, जो अपने हार्डवेयर टाइप प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो ओएस के साथ इंटरेक्शन होता है, कर्नल आपने नाम सुना होगा, अगर कर्नल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगा, तो कर्नल जो लिखा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो सी में लिखा जाता है। सी में मानता हूँ बहुत बेस्ट लैंग्वेज है, उसके बिना कुछ नहीं है। आप पाइथन पढ़ते हो, पाइथन की लैंग्वेजेस, जो पाइथन की लाइब्रेरीज है, वो सी में लिखी गई है। ये जो सी है, आप ऐसे मत समझो बेकार है, जब डिसएडवांटेज पड़ते हैं, हाँ, ये जहाँ पे इसका लॉस है वहां पे लॉस है। नो कोड ऑफ रीयूजेबिलिटी, सिर्फ फंक्शन मिलता है हमें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। रियल वर्ल्ड में ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज नहीं होती है ऑब्जेक्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, आप प्रोग्रामिंग वेयर द प्रोग्राम इज मॉडल्ड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल, इतनी डेफिनेशन की बात नहीं है, आपको सारे नोट्स में मिलेंगे डेफिनेशन। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, सिंपल, ये हमें समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट और क्लास रहता है, ऑब्जेक्ट है मतलब क्लास है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास और ऑब्जेक्ट रहता है, सिंपल है। अब उसके अंदर देखो क्लास क्या रहती है, ऑब्जेक्ट क्या रहती है, ये सारी चीजें हम आगे चल के जब प्रोग्राम लिखाऊंगा ना मैं आपसे, तब आप इजीली समझ जाओगे। एक समझो, एक क्लास है और ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ये एक सिंपल लॉजिक है बेसिकली। और इसमें क्या रहता कि आप वॉइड मेन लिखते हो या इंट मेन लिखते हो, उसके अंदर आप सारा कोड सी का लिखते हो। अब वो बाहर नहीं जाता उसके, लेकिन ये क्या करता है, यहाँ से जब नीचे आते हो आप, वाइड मेन के नीचे आ रहे हो, इधर से ऑब्जेक्ट बनता है, फिर वो ऑब्जेक्ट कॉल करता है क्लास को, वो क्लास लिखी जाती है ऊपर, वाइड मेन के ऊपर क्लास लिखी जाती है। तो वो क्या करता है, ऊपर लिखने की वजह से ये क्या होता है, बॉटम टू अप डिजाइन है इसका, बॉटम अप डिजाइन मिलता है इसका। फिर डेटा सिक्योरिटी वाया इनकैप्सुलेशन है, मतलब आपको डेटा क्लास एंड ऑब्जेक्ट में रैप किया जाता है, जिससे कि हमें डेटा सिक्योर तरीके से मिलता है। ये देखो मैं सिर्फ ओवरव्यू, ये सिर्फ आपके कानों में रहने दो ये बात, मैं जब लिखाऊंगा कोड, जब मैं सामने से एक्सप्लेन करूंगा, तब ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है क्लास, ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद इजी टू मेंटेन एंड एक्सटेंड है, मतलब इसके अंदर इनहेरिटेंस है, इसलिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल दिया है, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट नाम की क्लास है, वो स्टूडेंट में शायद साद हो सकता है, शायद फिर आनंद हो सकता है, शायद फिर शुभम हो सकता है, ऐसे मल्टीपल चीजें हो सकती है, मतलब मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, बट क्लास एक स्ट्रक्चर डिफाइन करके रखा है मैंने। वो स्ट्रक्चर में सेम है, मार्क्स, शुभम के भी मार्क्स हो सकते हैं, साद के मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हम मल्टीपल क्रिएट करते हैं, जिससे कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ जाता है। ओके, यहाँ पे क्या रहता है, कोर कंसेप्ट क्या है इसमें, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ये सिर्फ नाम रहने दो। क्लास का मैं बताया ब्लूप्रिंट है। फिर क्लास, जो क्लास को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लगता है, ये सिंपल है, हाँ सिंपल बता रहा हूँ, कोई डिटेल वाला बंदा है तो सॉरी। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन में दोनों को रैप जब कर रहे हैं हम डेटा को क्लास में, क्लास के अंदर लिख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस मतलब जो ऊपर की क्लास है वो नीचे की क्लास के जो डेटा मेंबर्स है वो ले रही है, मतलब इनहेरिटेंस सिंपल समझो, जो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो आपके नाम होने वाले हैं, या फिर जो आपके पेरेंट्स के अंदर जेनेटिकल है, जो आपके पेरेंट्स का, वो आपका होने वाला है। दैट्स इट इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैंने जैसा मल्टीपल फॉर्म्स है। अब्स्ट्रैक्शन मतलब डेटा को हाइड करना। सिंपल चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, एकदम डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल जाना है हमको। मैंने बताया इसके अंदर सिर्फ ओपी में जो पॉप में जो है ना, वो सिर्फ फंक्शंस होते हैं, जैसे सी में सिर्फ फंक्शन, सी लेने का, पॉप बोला तो सी लेने का, और इधर सी प्लस प्लस लेने का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके अंदर सिर्फ फंक्शंस होते हैं, इसमें क्लास बेस्ड, क्लास और ऑब्जेक्ट बेस्ड सारी चीजें होती है। और इसके अंदर होता है प्रोग्राम को, मैंने जैसे बताया, ऊपर से आप नीचे जाते हो, आप इसके अंदर का ऊपर ऊपर फिर से नहीं जाने वाले आप। जब आप सी का प्रोग्राम लिखते हो, वाइड मेन लिखने के बाद आप वाइड मेन के अंदर नीचे सिक्वेंशियली जाते हो, आप ऊपर नहीं जाते हो, इसलिए क्या है, टॉप टू बॉटम है। अब यहाँ पे क्या है, बॉटम टू अप, ये फिर से आपको ऊपर जाना पड़ता है क्लास के लिए। ओके, अब यहाँ डेटा सिक्योरिटी कम है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो अपना एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक के नहीं है, सब ग्लोबल डेटा है। किसमें, ओपी में, इसलिए इसमें है इनकैप्सुलेशन के थ्रू। अब इसमें क्या है, कोड रियूजेबिलिटी यहाँ पे
कोड रीयूजेबिलिटी लिमिटेड है, सिर्फ फंक्शन है, इसमें क्लास है, क्लास में अनलिमिटेड इनहेरिटेंस, अनलिमिटेड लिमिटेड मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जब फंक्शन, अब यहाँ पे आगे एग्जांपल में आप हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आप सिक्वेंशियली डेटा लिखते हो, कुछ भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, रियल वर्ल्ड में ज्यादा यूज नहीं होता, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ज्यादा यूज नहीं होता, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, जैसे सी आपका सी प्लस प्लस होगा, पाइथन होगा, सी प्लस प्लस में बहुत सारी चीजें बनी है, जब मैं उसका फर्स्ट प्रोग्राम लिखाऊंगा आपको तब बताऊंगा क्या क्या उसमें बना है, आप शॉक हो जाओगे। फिर सूटेबल प्रोजेक्ट्स है, इसमें स्मॉल चलेगा, इसमें बहुत लार्ज प्रोजेक्ट में चलेगा। अप्रोच जैसे मैंने बताया था कि वहां पे स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे आप इतनी सारी चीजें लिखते हो, अब आपको गेट स्टूडेंट डेटा, डिस्प्ले, कैलकुलेट, सेव, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सारे फंक्शन आप क्लास में ही डाल दो, स्टूडेंट नाम की क्लास लिखो, सारे फंक्शन इसमें डाल दो, कुछ भी करना है, क्लास आपको ढूंढनी है, क्लास के अंदर चेंजेस करो, कितना इजी मेंटेनेंस होगा, इसके अंदर आपको फंक्शंस ढूंढने पड़ेंगे, अब फंक्शन के नाम क्या क्या है वो सारी कंफ्यूजन होता है। ओके ऑब्जेक्ट्स देखो, मैंने S1 S2 मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, डेटा सिक्योर रहेगा इसमें। ओके आज हम देखेंगे, आज जैसे कि हमने देखा एक क्विक समरी है इसकी, ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ हमने ओपी और पॉप का डिफरेंस याद रखा, बेसिक डिफरेंस है, पेपर में लिखने जैसा तो नहीं है बट है। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसे आपको नोट्स मिलेंगे, ये आप नोट्स देख सकते हो हमारे, यहाँ पे नोट्स सिर्फ डिटेल नोट्स है, ऐसे नहीं कि यही एग्जैक्ट पूरा का पूरा लिखना है, नहीं, जो आपको समझ आ रहा है, मैंने एक ट्रिक बताई है कि पेपर में आउट ऑफ आउट मार्क्स कैसे लेने हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा, 2 पेज लिखना ही लिखना है, 6 मार्क का पूछा, एक डायग्राम आनी चाहिए, 3 पेज लिखने चाहिए, ये रूल है, समझ के रखो ये रूल। ओके अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे जो पॉइंट्स बताया वही है, बट उसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के कैसे लिखना है वो यहाँ पे बताया गया है, 10 पॉइंट्स है, ये आप पढ़ लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मैं ये नोट्स आप सभी लोगों को आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ये सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके नो प्रॉब्लम, इसकी कुछ टेंशन मत लो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब।